हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज चल रही है, उनमें वो टॉपिक जो लगभग हर कॉमर्स के एग्ज़ाम में आते ही हैं। और आज उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैसे मुश्किल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अधिकतर बच्चे इसे नहीं पढ़ना पसंद करते, पर मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं आपको 30 MCQ इसके कराऊंगा तो आपको ये चैप्टर थोड़ा ठीक लगने लगेगा। मैं ट्राई करता हूँ, आप देखिएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, लेखांकन प्रथाएं व परंपराएं। पहला क्वेश्चन कहता है, थोड़ी हिंदी इसकी ज़्यादा टफ होती है तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो लैंग्वेज में वो देखिएगा। लेखांकन नियम, प्रविधियां तथा पद्धतियां एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए। इसे कौन सी लेखांकन प्रथा कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आपके जो अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, जो सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो आपको बार बार बदलनी नहीं चाहिए बल्कि सेम मेंटेन करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? तो आपकी एक परंपरा होती है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, एक रूपता, लगातार एक जैसा। अगर आपने पिछले साल डेप्रिसिएशन WDV मेथड से लगाया था तो अभी भी आपको डेप्रिसिएशन WDV मेथड से लगाना चाहिए थे। अगर पहले आपने स्टॉक का वैल्यूएशन FIFO मेथड से किया था तो इस साल भी आपको स्टॉक का वैल्यूएशन FIFO मेथड से करना चाहिए। अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर से किया था, ये आपका तरीका था, तो इस साल भी आपको वैसा ही करना चाहिए। ये सब कौन कहता है? ये सब कहती है कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। जैसे कल 6 घंटे पढ़ा तो आज भी 6 घंटे पढ़ना चाहिए, लगभग उस तरह से। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो हिंदी में बड़ा आराम से आ जाएगा आपका सुसंगति। इसको सुसंगति भी बोलते हैं या बोलते हैं एक रूपता, एक रूपता। ठीक है, इंग्लिश में वर्ड है कंसिस्टेंसी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके पीछे पूरी कहानी लिखी हुई है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है। वो कहाँ मिलेगा? PDF में मिलेगा। PDF कहाँ मिलेगी? ऐप पे मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी सेल्स मान लेती है तो वह निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उल्लंघन करती है? मान लीजिए एक फर्म है, उसकी कस्टमर ने उसको एडवांस दिया। ठीक है, मैं एक पूरी स्टोरी बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आज तारीख है 30 अक्टूबर। ठीक है, 30 अक्टूबर को आपके कस्टमर ने आपको एडवांस दिया, उसको माल चाहिए था और उसने आपको 2 लाख रुपए एडवांस दिया। फिर आपने माल रेडी करवाया। 2 नवंबर को आपका जो गुड्स है वो रेडी हो गया, उसने जो ऑर्डर दिया वो आपने तैयार कर दिया। 4 नवंबर को आपने माल को डिस्पैच कर दिया, यानी रवाना कर दिया। ठीक है, और ये भी कि उसके एक हफ्ते बाद, मान लीजिए 10 नवंबर को, आपको जो बचा हुआ पेमेंट है वो रिसीव हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि अकाउंटेंट सेल्स किस दिन मानेगा? तो अकाउंटेंट सेल तब मानता है जब हम गुड्स को डिलीवर कर देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं, क्योंकि उस दिन ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, रिस्क ट्रांसफ़र हो जाती है, टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है। ये कब होगा? जिस दिन आप माल को रवाना करते हो। तो लेकिन अगर हमारे अकाउंटेंट ने जिस दिन एडवांस मिला उसी दिन, सपोज करो, ऐसी एंट्री पास कर दी, उसने एंट्री लिखी कैश टू सेल्स, यानी सेल तो हुई नहीं है पर उसने सेल की तरह से रिकॉर्ड कर लिया। तो उसने क्या गलत किया? उसने ये गलत किया कि एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका नाम होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, उसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो उसका उसने उल्लंघन किया, वॉयलेशन किया। ये चैप्टर आपको सही अकाउंटिंग करने के बारे में बताता है। इससे आपके ये फंडे भी क्लियर होंगे कि हम जो अकाउंट्स में सीखते हैं, प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जब 11th में आता है और टॉपिक शुरू में होता है तो वहाँ उसको बड़ी मुश्किल होती है। वहाँ तो बच्चे को बस ये समझ में आ जाए क्या करना है, वही बहुत है। क्यों करना है ये उसे बहुत बाद में समझ में आता है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत बाद में समझ में आया कि ये होता है तो ऐसा क्यों होता है। तो अगर ऐसा किया अकाउंटेंट ने तो उसने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, हिंदी इंग्लिश मेरे स्टूडेंट हर तरह के हैं, तो उसने वसूली अवधारणा या कहें आगम मान्यता अवधारणा का उल्लंघन किया है। बाकी ऑप्शन तुम देखते रहना। ठीक है, मुझे ऑप्शन पढ़ने चाहिए बट इट विल वेस्ट टाइम, सो मैं वो नहीं करूँगा। मैं वो चाह रहा हूँ कि वो टाइम में एक्सप्लेन करने में लगाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस अवधारणा के अनुसार मानव संसाधन को आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता? यानी ये वन लाइनर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। देखिए, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होता है, हो सकता है आपके पास एक मैनेजर हो जो बहुत काबिल हो, आपके पास एम्प्लॉय हो सकते हैं जो बहुत मेहनती हो सकते हैं, लेकिन उनको आप बैलेंस शीट में असेट की तरह नहीं दिखाते। मान लीजिए मेरे पास अगर एक कार है जो मैंने बिजनेस के लिए ली है, या मेरे पास एक ट्रक है जो मैंने माल पहुंचाने के लिए लिया है, तो उसे मैं असेट्स की तरह दिखाऊंगा। शॉप को, लैंड को, प्लांट को, इक्विपमेंट को, उन सब को असेट्स के तौर पे दिखाऊंगा। लेकिन उनसे भी ज़रूरी जो एक जीवंत शक्ति व्यापार में होती है, जिसके बिना व्यापार चल ही नहीं सकता, आपके एम्प्लॉय, आपके कर्मचारी, आपके मजदूर, वो चाहे कितने ही काबिल हो, आप उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा माप अवधारणा। मुद्रा माप अवधारणा कहती है कि अगर किसी चीज़ को रुपए में क्वांटिफाई किया जा सकता है, अगर किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को मुद्रा में मापा जा सकता है, तो हम उस अकाउंट्स में ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कोई आपका कर्मचारी कितना ईमानदार है, कितना वफादार है, कैसे मूल्य लगाओगे? नहीं लगा सकते। तो बहुत ही ये ज़रूरी चीज़ भी छूट जाया करती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा मुद्रा माप अवधारणा की वजह से है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दैट्स वाई आपको बैलेंस शीट में ह्यूमन एसेट्स नहीं दिखाई देगा। अब फिर भी ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग डेवलप हो रही है, कोशिश हो रही है, बट ठीक है, उसमें इतनी मज़े वाली बात नहीं है। ठीक है, करने को बोले डेवलपमेंट के नाम पे आप दिखा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विवेक की अवधारणा के अनुसार अंतिम रहतिये का मूल्यांकन किया जाता है लागत मूल्य या डैश डैश मूल्य, दोनों में से जो कम हो। अब ये है आपका फिसलने वाला क्वेश्चन। आपने देखते ही कई बच्चों ने लगा दिया होगा लागत मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो। बच्चे को बचपन से ही रटा दिया जाता है कि आपके पास जो अंत में, वर्ष के अंत में जो स्टॉक होता है, एक तो उसकी कॉस्ट वैल्यू देख लो और उसका एक मार्केट वैल्यू देख लो। इन दोनों में से जो लोअर हो वो ले लो। कि तो सर सही तो है? नहीं। देखो, मान लीजिए कि मेरे पास माल है और वो 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए तो उसकी कॉस्ट है, और अगर मैं उसको बेचने जाऊंगा तो मुझे 22 लाख रुपए मिलेंगे, ये मार्केट प्राइस है। अगर मान लो ये दो चीज़ें ही अवेलेबल हो तो ठीक है, आपको इनमें से कंपेयर करके लोअर वैल्यू लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ तक आप सही हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये पता है कि वो माल जो कि 22 लाख रुपए का है, उसे बेचने में 3 लाख का खर्चा आएगा। मान लो कहानी है कि वो माल यूं ही नहीं बिकेगा, उसमें खर्चा लगेगा फ्यूचर में, 3 लाख का खर्चा एस्टिमेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कट कुटा के 19 लाख रुपए ही मिलेगा। 22 लाख मार्केट प्राइस है, पर तुम्हें तो 19 लाख ही मिलेगा। तो इस 19 लाख रुपए को टर्म देंगे एनआरवी कि सर ओ कहीं होवे। ये क्या होता है? ये होता है नेट रिलायजेबल वैल्यू, यानी खर्चा काट के जो मिलेगा। तो अगर इतना डेटा अवेलेबल है तो आपको कॉस्ट वर्सेस एनआरवी में से चयन करना चाहिए। और जब भी मैं लिखूं WEL, ऑल इज वेल नहीं, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस भी बोलते हैं, विच एवर इज लोअर भी बोलते हैं। तो आपको इन दोनों में से लोअर को पिक करना है। ठीक है, तो सही है, इसमें से चुनाव कीजिए। तो आपको कॉस्ट या एनआरवी में से जो लोअर हो, अब यानी यूं समझो ये सही है और ये ज़्यादा सही है, तो जब भी चुनाव की बारी आए तो ज़्यादा सही को चुनाव करना चाहिए। ठीक है, अब तो आप बड़े हो गए यार, वोट देने लग गए। तो दो बुरे चुनने हो तो कम बुरा चुनो, और दो अच्छे में से चुनना हो तो ज़्यादा अच्छा चुनो। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो भाई ये आपका आंसर डी रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसाय को देखा जाता है लंबे जीवन काल के रूप में, अनिश्चित जीवन काल के रूप में, औसत जीवन काल के रूप में, या एक सीमित जीवन काल के रूप में। आप जब बिजनेस करते हो तो क्या मान के करते हो? हम ये मानते हैं कि व्यवसाय एक अनिश्चित अवधि तक चलता रहेगा। व्यवसाय को निकट भविष्य में बंद करने का कोई इरादा नहीं है, यानी वो एक लंबे, लेकिन लंबे के साथ, लंबे से ज़्यादा सही वर्ड है अनिश्चित, कि वो एक अनिश्चित अवधि तक चलता रहेगा।
ठीक है। वैसे एक बात है, मैंने कहीं पढ़ी थी किसी किताब में कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको ये सोच के करना चाहिए मैं कम से कम 300 साल तक इस बिजनेस को चलाऊंगा। इतनी लंबी दूरदृष्टि होनी चाहिए कि कम से कम 300 साल तक, मतलब मेरी 3 पुश्तें इसका धंधा करेंगी, ये धंधा करेंगी। खैर, वो किताब है, अपने को तो एकेडमिक्स के हिसाब से चलना है, वो थोड़ा मोटिवेशनल साइड की किताबें हैं। बट अप्रोच इतनी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। तो जब हम अकाउंट्स करते हैं तो हम किसे फिक्स एसेट्स मानेंगे, किसे करंट एसेट्स मानेंगे, ये कैसे तय होता है? ठीक है, ये आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से ही तय होता है। सोचो, ऐसे ही सोचो, आपके पास आपकी दुकान है, वैसे ही सोचो कोई कर्मचारी है कि सर मैं तो आपका 3 महीने काम करूंगा, तो आप उसको रखोगे? नहीं रखोगे। 3 महीने में क्या तो सीखेगा, क्या काम करेगा? ठीक है, कहने का मतलब ये है, जनरली जनरली हमारे दिमाग में व्यापार एक लंबी अनिश्चित अवधि तक चलेगा, उसमें भी अनिश्चित अवधि ज़्यादा सही वर्ड है, तो इसका आंसर बी रहेगा, एन इनडेफिनेट लाइफ। ये आपको याद रखना है। इसमें मैं खास बताता हूँ बात, कुछ जगहों पे कुछ एग्जामों में जॉइंट वेंचर करके एक टॉपिक होता है। जॉइंट वेंचर के जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या जो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उसमें ये अजम्पशन नहीं ली जाती है। यानी बाकी सारे व्यापारों की अकाउंटिंग में चालू व्यवसाय अवधारणा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट माना जाता है, लेकिन जॉइंट वेंचर कंसेप्ट तो शुरू ही एंड वाली थॉट के साथ होता है कि जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होगा हम बिजनेस बंद कर देंगे, जैसे ये फिल्म पूरी होगी हम पार्टनरशिप तोड़ देंगे, जैसे ये पुल बन के पूरा हो जाएगा हम पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। तो जॉइंट वेंचर में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, बाकी सब जगह अप्लाई होता है। ठीक है, तो भाई साहब इसका क्या रहा? इसका आंसर बी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधारणा के अनुसार लाभ का निर्धारण करने में उस अवधि के आय पर लागू होने वाले सभी लागतों को उस आय के विरुद्ध चार्ज किया जाना चाहिए? थोड़ी सी एकेडमिक लैंग्वेज है तो थोड़ी ऐसी इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द विच कॉन्सेप्ट इन डिटर्मिनिंग द नेट प्रॉफिट ऑल कॉस्ट विच आर अप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेन दैट रेवेन्यू। मैं और सिंपल बताता हूँ। सपोज करो कि आप 2025 का प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो आप कैसे निकालोगे? सर सिंपल है, एक तरफ तो हम रेवेन्यू ले लेंगे, रेवेन्यू मतलब सेल्स वगैरह है ना, इनकम वगैरह। एक तरफ तो हम 2025 की सेल वगैरह ले लेंगे, इनकम वगैरह ले लेंगे, और उसमें से हम क्या करेंगे? खर्चे माइनस कर देंगे। तो खर्चे माइनस कौन से करोगे? सर 2025 के ही करेंगे। यानी अगर 2025 के वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने की इनकम में से उन्हीं 12 महीने में इस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे हुए वो माइनस कर देंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, मिलान अवधारणा की वजह से। तो किसने पूछा ना कौन सी अवधारणा ये कहती है कि प्रॉफिट निकालना है तो इनकम के सामने खर्चे लिखो? याद करो पी एंड एल में आप क्या करते हो? एक तरफ इनकम लिखते हो सीआर की तरफ, एक तरफ सारे खर्चे डालते हो जो उस वर्ष के हैं। कोई आउटस्टैंडिंग है तो भी उसको जोड़ के लिखते हो, कोई प्रीपेड है तो भी उसको हटा देते हो कि भाई ये तो अगले साल का है। ऐसा क्यों? यानी ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ट्रेडिंग या पी&एल बनाते समय किस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखा जाता है? तो वहाँ मोस्टली मैचिंग कॉन्सेप्ट आंसर बैठता है। ठीक है, क्योंकि कई बार मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बट मैचिंग कॉन्सेप्ट इज वाइडर एंड बढ़िया आंसर ज़्यादा मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा मिलान अवधारणा कहती है। ठीक है जी, चलो ए हो गया आंसर्स का। नेक्स्ट, बाकी ऑप्शन तुम पढ़ने रहा है ना। नेक्स्ट, आकस्मिक दायित्व किस परंपरा या अवधारणा के कारण प्रदर्शित किए जाते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटीज शोन ड्यू टू। ओके, आप बात ध्यान दीजिएगा, कभी आपने ऐसा देखा होगा कि बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में इस हाथ पे असेट होते हैं, इस वाले हाथ पे लायबिलिटीज होते हैं, मैच हो जाता है, इसके नीचे नोट होता है, इसको अपन फुट नोट बोलते हैं। और सपोज करो फुट नोट में लिखा है बी आर डिस्काउंटेड, ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है। मतलब ऐसी लायबिलिटी जो हमारे ऊपर आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी गॉड नोज, पर हमारे ऊपर ये दायित्व आ सकता है। अब आप मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में हमने क्रेडिटर दिखाया क्योंकि पैसे देने हैं, ओवरड्राफ्ट दिखाया देने हैं, दैट्स ओके, ये तो वास्तविक दायित्व है, इनको दिखाया सो दिखाया। आपने ये क्यों दिखाया? ऐसा इसलिए कहते हैं, ऐसा
अकाउंटेंट को समझाया जाता है कि तेरे को डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट या डिस्क्लोजर कन्वेंशन फॉलो करना है। डिस्क्लोजर का हिंदी है प्रकटीकरण, और उसमें सही वर्ड होता है पूर्ण प्रकटीकरण, कि तुझे यूजर से कुछ भी नहीं छुपाना। ये बात किसको समझाई जा रही है? अकाउंटेंट को, कि अकाउंटेंट अपने को यूजर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। ठीक है, तो बस इसीलिए वो लाइब्रेरी जो फ्यूचर में अकर हो सकती है, अभी अकर हुई भी नहीं है, पर ऐसा सीन क्रिएट हो गया है, ऐसे चांसेस क्रिएट हो गए हैं कि वो लाइब्रेरी फ्यूचर में अकर हो सकती है, तो अपने को उसको दिखाना है, छुपाना नहीं है। क्योंकि कोई भी बात अगर अपन छुपाएंगे तो हो सकता है वो यूज़र के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। तो इसमें यूँ कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें यूज़र को बता देनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात वो है जो यूज़र के डिसीजंस को प्रभावित कर सकती हो। तो दैट इज़ वाई पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा ये कहती है कि आपको सभी महत्वपूर्ण बातें जो उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकती हो उन सबको दिखा देनी चाहिए। फिर तेरे समझ में आए जो कर, तू हमारे व्यापार में पैसा लगा मत लगा, कहीं और जा, ठीक है, इतना है ना। चलो नेक्स्ट। सामान्यतः आय उस समय बिंदु पर अर्जित हुई मानी जाती है जब आदेश मिलता है, जब उत्पादन होता है, जब माल सुपर्द कर दिया हो, या जब संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई हो। तो ये क्वेश्चन का प्रैक्टिकल मैंने बता दिया है। जब हमें ऑर्डर मिलता है तो हमें सेल्स नहीं लिखनी चाहिए, जब माल बन गया फैक्ट्री में तब भी नहीं लिखना चाहिए, जब हमने माल उसे डिलीवर कर दिया हो तब हम उसकी सेल मान सकते हैं। ठीक है, तब हम उसे सेल्स मान सकते हैं। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिकल आ गया एक तरह से। नेक्स्ट, मूलभूत लेखांकन मान्यताओं के सही युग्म का चुनाव कीजिए। मतलब कौन सी इनमें से 3 चीज़ें हैं जो बेसिक या कहें फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस मानी जाती हैं। जैसे यूँ समझ लो कि ऐसे मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है तो बता दूँ कि एक समय में है कि भाई 3 प्लेयर कौन से हैं जिनको आप खिलाओगे तो मैं कहूँगा धोनी को खिलाओ, विराट को खिलाओ और बुमराह को खिलाओ। मेरा पर्सनल चॉइस है कि 3 ये तो खेलेंगे, बाकी कोई खेले नहीं खेले। ऐसे ही अकाउंट्स में होता है GCA, कि ये तीनों तो खेलेंगे। अब जी क्या है? जी है आपका गोइंग कंसर्न। अब मैं बता दूंगा कि करना क्या है इनका। सी है आपका कंसिस्टेंसी, और आपका ए है आपका अक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये तीनों चीज़ें एक अकाउंटेंट को फॉलो करनी ही करनी है, क्योंकि जो यूज़र है वो ये मान के चलता है कि आपने इन तीनों को फॉलो किया होगा। और सुनो, अगर आप अकाउंटेंट हैं, बनने जा रहे हो या किसी को अकाउंटेंट बनाने जा रहे हो, तो अगर आपने इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं किया है तो आपको यूज़र्स को बताना पड़ेगा कि ये 3 चीज़ें मैंने फॉलो नहीं की है। अदरवाइज वो मान के ही चलेगा, ठीक है, कि वो मान के ही चलेगा कि ये तीनों चीज़ें आपने फॉलो की है। तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, हिंदी में बोलेंगे मूलभूत लेखांकन मान्यताएं। तो गोइंग कंसर्न यानी आपका सुदीर्घ, हिंदी में बोलते हैं सुदीर्घ, सु उपसर्ग है, दीर्घ प्लस में लगता है। हिंदी पढ़ा रहे हो? नहीं, सुदीर्घ संस्थान। कंसिस्टेंसी, अच्छा पहले देखो सुदीर्घ कहाँ है? उपार्जन पृथक अस्तित्व संगति, उपार्जन संगति, हाँ सतत संस्थान है ना। सुदीर्घ संस्थान की जगह सतत संस्थान भी वर्ड हो सकता है। कंसिस्टेंसी यानी एक रूपता, लगातार चलती रहेगी, या संगति भी बोलते हैं, ये भी ठीक है, आ गया। और अक्रूअल यानी उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा का मतलब क्या है? चीज जैसे ही हो उसको रिकॉर्ड कर लो, पेमेंट आने या जाने का वेट मत करो, जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड में तुरंत ले लो, ऐसा हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट हमारा कहता है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, बाकी तुम देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है। अब एक बात है, ये कन्फेशन है कि मैंने किसी ज़माने में ये सॉल्व कराया होगा कभी ना कोई क्वेश्चन, और तब मैंने इसका आंसर अलग दिया था, तो मैं वो क्या दिया था वो पे नहीं जा रहा। अभी मैं जो आंसर पाया है अधिकतर बुक्स में वो बता रहा हूँ। देखो, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? चीज़ जितनी सुंदर है उससे ज़्यादा उसको सुंदर करके दिखाना। जैसे आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, अपनी सेल्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, करंट रेशियो को इम्प्रूव करके दिखाना, ये सब विंडो ड्रेसिंग है। इट्स लाइक अ मेकअप करके दिखाना। तो विंडो ड्रेसिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। एक अकाउंटेंट को कोशिश करनी चाहिए, नौकरी भी बची रहे, पर
अकाउंटेंट को विंडो ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कौन कहता है, कौन मना कर रहा है? तो ऐसा मना कर रहा है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटेंट को जो सही, या हिंदी में एक वर्ड होता है तथ्यपरक, जो वास्तविक चीज़ है वही दिखानी चाहिए, चीज़ों को इन्फ्लेट करके या डिफ्लेट करके नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट या डिस्क्लोजर कन्वेंशन, प्रकटीकरण की परंपरा कहती है कि उसे दिखाना, फालतू चीज़ें बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखानी चाहिए, जो सत्य है, सारगर्भित है, तथ्यपरक है, वास्तविकता है, वही दिखानी चाहिए। तो इसका आंसर अब आप बी याद कीजिएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये अपन ने न जाने कितनी बार पढ़ लिया है कि ए बराबर होता है एल प्लस सी। ठीक है, अगर 50 लाख रुपए आपने बाजार से उठाए हुए हैं और 30 लाख रुपए व्यापार के स्वामी ने मिला रखे हैं, तो आपके पास 80 लाख रुपए के असेट्स होंगे। ये इक्वेशन बिल्कुल सही है और ये आपका फंडामेंटल इक्वेशन है। अब इसमें से अगर आपको एल का मान निकालना है तो आप एल को अपनी तरफ रख के ए माइनस सी कर दीजिए, यानी सी को इधर धक्का दे दीजिए। और इसी तरह अगर आपको सी का मान निकालना है तो आप ए को अपनी जगह रख लीजिए और ए माइनस एल कर दीजिए। तो ये तीनों सही साबित किए जा सकते हैं। अब ये जो लिखा है कि एल प्लस ए बराबर सी होता है, तो ये तो नहीं होता सर, ये नहीं होता, बस यही गलत है। बाकी ये जो तीनों हैं ये सही हैं, ए जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक व्यवसाय के मालिक ने अपने व्यक्तिगत चिकित्सा व्यय को व्यवसाय के आय विवरण में शामिल किया, उस अवधारणा को चिन्हित करें जिसका उल्लंघन किया गया है। मैं अब मेरा पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मेरा नाम वीसी है, विश्वजीत छतवानी। ठीक है, और मान लीजिए कि मेरी एक फर्म है, मान लीजिए, और उसका नाम है सीपी, कॉमर्स पॉइंट। ठीक है, अब सिंपल बात यह है कि वीसी बीमार पड़ गया और 18,000 रुपये का मेडिकल का बिल आया। ठीक है, तो वो 18,000 रुपये जो व्यापार का P&L है उसके अंदर मैं ऐसे दिखा सकता हूँ या नहीं? पहली बात तो ये हो गई। तो आप कहेंगे सर नहीं दिखा सकते, क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि सर यहाँ पे तो व्यापार के जो व्यय होते हैं वो आते हैं, ये तो आपने व्यापारी का निजी व्यय डाल दिया। तो ये अगर मैंने मान लो कर दिया, अगर मान लो मैंने कांड कर दिया, तो मैंने क्या किया? मैंने जो पृथक अस्तित्व है अकाउंट्स में ये अलग है और ये अलग है, वैसे अलग नहीं है। लॉ की नज़र में जाओगे तो लॉ की नज़र में ये दोनों एक ही बात है। मतलब इसने कांड किया मीन्स इसने कांड किया, इसने किया मतलब इसने किया, लॉ में नहीं है। लेकिन अकाउंट्स में हिसाब रखने के पर्पज से इन दोनों को सेपरेट एंटिटी माना जाता है। तो एक होता है एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो पृथक अस्तित्व अवधारणा, इसका आपने उल्लंघन कर दिया। आपने तो मतलब ये और ये बात बराबर मान ली, विच इज़ नॉट, ये नहीं है ऐसा। तो आपने कर लिया ना, इधर का खर्चा इधर डाल दिया, तो गलत किया। तो आपने पृथक अस्तित्व अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है, एंटिटी कॉन्सेप्ट का वायलेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेखांकन मानकों का मुख्य उद्देश्य है। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप सुनते हैं, 3 वर्ड है ना, एक तो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और एक IFRS भी एक वर्ड है। ये तीनों चिड़ियाँ अलग अलग है। ये होते क्या हैं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेसिकली मतलब ये है कि अगर अलग अलग तरह से लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उनमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए, वो सब लोग एक ही तरीके से अकाउंटिंग करें। जैसे अब इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि दिल्ली का अकाउंटेंट अलग अकाउंटेंट करता है, कोलकाता वाला अलग करता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं राजस्थान का हूँ तो यूपी में अकाउंटिंग कुछ और तरीके से होती है। अगर वहाँ डबल एंट्री सिस्टम है तो अपनी तरीका, यहाँ का तरीका, वहाँ का तरीका, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, जहाँ से भी हो आप, सब जगह अकाउंटिंग का तरीका एक ही होता है। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि देयर आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन उद्देश्य क्या है? विविध लेखांकन परिपाटियों को सुसंगत करना, इंग्लिश में ज़्यादा वर्ड अच्छा है, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, कि जो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चल रही है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना। तो 2 वर्ड आप याद रख लो, एक तो यूनिफॉर्मिटी और एक हार्मोनाइजेशन। बस इंग्लिश में इससे काम हो जाएगा। वित्तीय लेखांकन प्रावधानों को सुसंगत करना या एक रूपता लाना। तो ये है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उद्देश्य। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन अभी आएंगे, है ना। नेक्स्ट,
आ ही गए, चलो। लेखा मानक 2 का संबंध किससे है? तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर मान लो 30 तक है कि सर याद कराओगे सारे? नहीं, मैं 10 के ऊपर बात करूँगा। 10 याद कर लो, फिर 10 का भी और करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये रिलेटेड है किससे? इन्वेंट्री से। सर अब ये कैसे हुआ? ये का कुछ हुआ नहीं, ये याद ही करना है। जैसे अकबर फला वर्ष में पैदा हुआ तो हुआ, आप क्यों हुआ? अकबर की माँ से पूछना है, पापा से, मुझे क्या पता। लेखा मानक का संबंध किससे है? रहतिये के मूल्यांकन से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? ये कहता है, ये बताता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कि हमें अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का संबंध है इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का संबंध है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है, कम से कम उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो तुमको याद करने चाहिए। तो इन्वेंट्री भी याद करना चाहिए, पॉलिसी, पहले तीनों तो याद करनी ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी बैलेंस शीट की डेट के बाद और खातों को एक्सेप्ट किया जाता है उससे पहले के दरमियान 2-3 महीनों में कुछ हो जाए तो वो। AS 5 बताता है नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में आएगा, ये डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग से संबंधित था पर अब इसको विड्रॉ कर दिया गया है और इसे 10 AS 10 में मर्ज कर दिया गया है, ये याद करना। AS 7 कंस्ट्रक्शन अकाउंट से रिलेटेड है, अगर आप TGT PGT स्टूडेंट हैं तो याद रखिएगा। AS 8 भी होता था पर इसको भी हटा के AS 26 में डाल दिया गया है। AS 8 was related to research and development, now it is withdrawn, merged with AS 26 intangible assets। AS 9 very important, revenue recognition, राजस्व मान्यता, ये इन फोर्स मतलब अभी लागू है, हटाया पटाया नहीं है। AS 10 पहले इसका नाम था फिक्स्ड एसेट्स, अब इसका नाम हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और डेप्रिसिएशन इसके अंदर चला गया है, ठीक है। AS 6 और पुराना 10वां AS इसी के अंदर चला गया है, ठीक है। तो अपने हो गया का काम, अपना C हो गया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS 2 इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट गैप्स क्या है? तो गैप का फुल फॉर्म कस के याद करना है। आगे के 3 शब्द हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, फिर पी में प्रिंसिपल याद करके जाना है, सबका बाप प्रिंसिपल होता है। अरे सर ऐसे क्या बोल रहे हो? अरे मेरे कॉलेज में तो मेरा सब कुछ, मेरा माई बाप प्रिंसिपल ही है। हालांकि उस प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल के स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस मैंने याद कर रखा है ऐसे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तुम्हारे स्कूल में भी प्रिंसिपल होगा, ठीक है। किस हेडमास्टर होता है? अरे वही हेडमास्टर होता है बस। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि इसके ऑप्शंस इतने नज़दीक हैं कि अगर घर से रट के नहीं गए ना तो फिर ये सारे शब्द तुम्हें मिलते जुलते लगेंगे, इसलिए मैं तो नाम पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है। तो गैप्स क्या है? अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स गवर्निंग द अकाउंटिंग प्रोफेशन। लेखांकन कैसा होगा, लेखांकन पेशेवर कैसे लेखांकन करेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, अकाउंटिंग गैप्स बने हुए हैं, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या रहा? इसका आंसर आपका बी रहा। चलो एक बार देख ले। यस, मालिक के घर का किराया व्यवसाय खाते से नकद द्वारा भुगतान किया गया, इसका प्रभाव क्या होगा? ये बेसिकली वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो टॉपिक भी अपन करेंगे। देखो अगेन, ये मैं हूँ और ये कॉमर्स पॉइंट है, ये दोनों अलग अलग हैं। और मेरे घर का मान लीजिए 8,000 रुपये का किराया है, वो व्यापार से चुकाया। अगर ऐसा हुआ तो व्यापार का कैश बढ़ेगा या घटेगा? व्यापार का कैश घटेगा। और क्या होगा? व्यापार में मेरी जो कैपिटल होगी वो भी घटेगी, ये इसका प्रभाव है। बाकी ये कहना कि किराया देंगे तो लाभ कम हो जाएगा, ये तब सही होता जब दुकान का किराया चुकाया जाता, लाभ बढ़ जाएगा, ये तो हरगिज नहीं होगा। अब ये है अगेन सही और ज़्यादा सही। सी में लिखा है व्यवसाय में कैपिटल कम हो जाएगी, डेफिनेट कम हो जाएगी, और व्यवसाय में नकदी और पूंजी दोनों कम हो जाएगी, ये ज़्यादा सही है, ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर डी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, किस अवधारणा के अंतर्गत एक व्यवसाय का स्वामी उसका लेनदार माना जाता है? बहुत सिंपल पर मस्ट नो क्वेश्चन, आपको पता होना ही चाहिए। और लगभग कॉमर्स की दुनिया में बच्चा आता है तो सबसे पहले इसी एंट्री से वाकिफ होता है, ठीक है।
मुझे शुरू में समझ में भी नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। से सपोज करो ये एक आदमी है, इसका नाम विशु छतवानी है और ये एक कॉमर्स पॉइंट है ना। कॉमर्स पॉइंट चलाने के लिए मान लीजिए एक सेटअप की ज़रूरत है और दूसरी कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें कुल मिला के सपोज करो 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो इस आदमी ने 4 लाख रुपए व्यापार में लगाया। 11th में जब मैं पढ़ता था तो टीचर एंट्री सिखाता था कैश टू कैपिटल, और फिर नियम सर बताते थे कि कैश आया और ये कैपिटल है। तो मैं सोचता था कैश आया कैसे, व्यापारी ने तो पैसा लगाया तो साला पैसा तो गया, पैसा आया कहाँ है। अब बहुत साल बाद मुझे एहसास हुआ कि व्यापारी ने पैसा कहाँ लगाया, व्यापार में लगाया। व्यापारी ने पैसा व्यापार में लगाया। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो पैसा गया, जा रहा है, गोइंग गोइंग गोइंग। और यहाँ सोचोगे तो पैसा आ रहा है। और केवल अगर ये ट्रांजैक्शन होता और बैलेंस शीट बनती तो कुछ ऐसा होता कमाल कि यहाँ पे आपके बिजनेस में 4 लाख रुपए आता। जिस दिन मैंने 4 लाख रुपए लगाया, घर से निकल जाता, व्यापार में आ जाता, और ये 4 लाख रुपए किसने दिया, व्यापार के स्वामी ने दिया, और उसे हम कैपिटल की तरह दिखाते। तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो ही क्यों रहा है। कोई बच्चा बोलेगा लगा दिया, घर की बात है। घर की बात नहीं है, व्यापार में ऐसा नहीं होता। आपने पैसा लगाया, यहाँ पे आपने ये जो साइड है इसको अपन लाइबिलिटी साइड बोलते हैं। तो आपने लाइबिलिटी साइड में ये पैसा क्यों दिखाया, बिकॉज वी नो, राइट नाउ वी नो कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक पृथक अस्तित्व अवधारणा होती है, उस वजह से ऐसा होता है। तो पृथक अस्तित्व अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ओनर को एज अ क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है कि सर, अच्छा एक बात बताओ कि लाइबिलिटी का पैसा तो हमें कभी वापस करना होता है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट, उन सब का पैसा वापस करना होता है। क्या ओनर का पैसा कैपिटल भी वापस होती है? बिल्कुल होती है। इमेजिन करो, आज के मान लो मैंने ये व्यापार, मान लो मैंने 30 साल चलाया और 30 साल के बाद मैंने कॉमर्स पॉइंट बेच दिया, क्या होगा। सपोज करते हैं कॉमर्स पॉइंट बेच दिया, मेरे को 60 लाख रुपए मिले। 60 लाख रुपए मिले, उसमें से मान लो 35 लाख रुपए बाजार के चुका दिए। बाकी 25 लाख रुपए कौन लेगा? अरे कौन लेगा सर, आप ही लोगे। बाकी के 25 लाख मुझे मिले, यानी व्यापार ने एक ना एक दिन ये पैसा किसको लौटाया, व्यापार के स्वामी को लौटाया। क्यों लौटाया? बिकॉज इट वॉज अ लायबिलिटी। सर ज़्यादा ही हो गया सर, मत समझाओ ज़्यादा। अरे समझ गया, मतलब बच्चा होशियार बच्चा समझ जाता है, उसको मज़ा भी आता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है, कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। कर्मचारियों को 5,000 का वेतन का भुगतान किया, ये आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। श्रीमती उषा को 5,000 मासिक पर टंकक टाइपराइटिस्ट या कहें टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया व्यक्तिगत कार्य हेतु। ये मेरे समझ ही नहीं आया कि कौन है उषा देवी, छोड़ो उसको। व्यवसाय के बैंक खाते से बच्चे के विद्यालय के शुल्क का 5,000 रुपये जमा कराया। मान लो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, बच्चे की स्कूल फीस, और वर्ष के अंत में 5,000 का वेतन बाकी है, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। पहले और लास्ट वाला ये दोनों ट्रांजैक्शन है, हालांकि सब में 5,000 की राशि इन्वॉल्व है। लेकिन आप देखिए, इसमें आपने एक मैडम को टाइपिस्ट के तौर पे अपॉइंट किया है, अभी अपन ने उसको सैलरी भी नहीं दी है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसको अपॉइंट भी किया है ना, तो जो व्यापार का स्वामी है उसने अपने पर्सनल काम से अपॉइंट किया है, पर्सनल काम से अपॉइंट किया है, बिजनेस के लिए अपॉइंट नहीं किया है, इसलिए भी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये दोनों ही एंगल से बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, दो वजहों से। बाकी मान लो मेरा बच्चा है, उसकी स्कूल की फीस है और मैंने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा दे दिया, तो क्या हुआ, ड्राइंग की तरह से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि व्यापारी के निजी व्यय का भुगतान व्यापार में से किया गया है। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन वो है जो व्यापार की वित्तीय स्थिति को बदल दे। पहले में मेरा कैश चला जाएगा, थर्ड में भी मेरा बैंक बैलेंस डाउन हो जाएगा, लास्ट वाले में भी मेरे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इन सब मामलों में मेरी वित्तीय स्थिति चेंज होगी। तो ये सब ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसको जस्ट मैंने अभी नौकरी पे रखा है ना, यानी ये व्यक्तिगत कार्य है, तो वर्ड नहीं भी होता ना तो भी ये ट्रांजैक्शन नहीं है, और पर्सनल काम के होने की वजह से ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा सर एक बात जल्दी से बता दो कि सर जैसे इस मैडम का जब 1 महीना काम करते हुए पूरा हो जाएगा और जब इसको 5,000 रुपये देंगे तो क्या होगा?
तो मैं आपको बताता हूँ कि 5,000 कैसे दिए। अगर आपने 5,000 रुपये दुकान से दिए तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी और ड्राइंग की तरह इसकी रिकॉर्डिंग होगी। और अगर आपने 5,000 रुपये अपने पर्सनल फंड से दिए तो इसकी रिकॉर्डिंग तक नहीं होगी। तो इसीलिए सोचो, कभी आपने देखा अकाउंटिंग एंट्रीज में ऐसा आया हो कि व्यापारी की पत्नी ने उसके काम करने वाली बाई को 2,000 रुपये दिए, जबकि ये दुनिया में होता है। घर में बाई होती है, बाई को पेमेंट होता है, व्यापारी की पत्नी पेमेंट करती भी होगी, लेकिन ये ट्रांजैक्शन व्यापार में नहीं लिखा जाता क्योंकि इसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्यवसाय के निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना निहित है किस संकल्पना में, यानी किस कॉन्सेप्ट में हम ये मान के चलते हैं कि व्यवसाय को हम नियर फ्यूचर में नहीं बेचेंगे। वर्ड है सुदीर्घ संस्थान, वर्ड ही ऐसा है, सुदीर्घ संस्थान, सतत संस्थान, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चरेवेती चरेवेती, चलते रहेंगे, बंद नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं। तो ये वाली अवधारणा कहती है कि हम व्यवसाय को नियर फ्यूचर में बेचने का इरादा नहीं रखते। नेक्स्ट, समय के अनुसार आगम व व्ययों की पहचान की जाती है, वह है। ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझना। जैसे अभी कह रहे हो कि है ना, हम सर व्यापार शुरू करेंगे तो ऐसे नियर फ्यूचर में नहीं बेचेंगे। सपोज करो मैंने 2020 में कॉमर्स पॉइंट शुरू किया और मैं तो अब इसको एक इनफाइनाइट पीरियड तक चलाऊंगा, और मान लो कि मैं कभी रुकने के इरादे में नहीं हूँ, जब तक मरूंगा नहीं रुकूंगा, मान लो ऐसा मेरी सोच है। तो फिर आप प्रॉफिट लॉस कब निकालोगे? तो एक तरीका हो सकता है सर जब आप रिटायर हो जाओगे 2060 में 70 में, तब निकाल लेना। ऐसा नहीं करते अपन। अपन क्या होगा, जैसे ही 2021 होगा उसमें समय P&L बनाएंगे। ठीक है, यानी एक तरफ हम मान के चलते हैं कि हम इनडेफिनेट पीरियड तक चलेंगे, पर फिर भी हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते रहने के लिए हर साल, लगभग हर साल, क्वार्टरली भी हो सकता है, हर साल अपना P&L वगैरह बनाते हैं। उसमें अपन CR की तरफ अपनी इनकम रिकॉर्ड करते हैं और DR की तरफ अपन क्या करते हैं, खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, है ना, आवधिकता, अवधि में पीछे छोड़ जान के आवधिकता की अवधारणा। तो ये कहता है समय समय पे, यानी टाइम टू टाइम, क्वार्टरली, इट कुड बी क्वार्टरली, मंथली, कुछ संस्थाएं तो बहुत एग्रेसिव होती हैं, हो सकता है हर हफ्ते का रिकॉर्ड बनाती हूँ। हर टाइम पीरियड पे हम अपनी रेवेन्यू और खर्चों को पहचानते हैं। उस समय दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगते हैं, एक तो आपका पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट लगता है और एक आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है। तो है ना, अगर आप मान लीजिए अपने क्वार्टरली रिजल्ट जानना चाहते हो तो आप एक तरफ अपनी 3 महीने की आई लिखोगे और एक तरफ आप 3 महीने का ई लिखोगे। आई माने इनकम, ई माने एक्सपेंस। तो यानी ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होते हैं, और मैचिंग नहीं है वर्ड इसमें, तो अक्रूअल चलेगा, है ना। अक्रूअल, इन 3 महीनों में क्या खर्चा हुआ, इन 3 महीनों में क्या इनकम हुई, वो दोनों, है ना। मैचिंग हो तो मैचिंग चलेगा, नहीं तो अक्रूअल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। पूंजी को दायित्व पक्ष पर दिखाया जाता है, ये तो बोर कर रहा है अब तो, है ना। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में दिखाई जाती है पृथक अस्तित्व अवधारणा की वजह से, एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। सी इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। लाभ हानि खाते से संबंधित मूल अवधारणा है, यानी जो आप P&L बनाते हो ना, उसके पीछे बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान संबंधी अवधारणा, है ना। एक बार फिर बोल देता हूँ, अगर आप 2025 के 12 महीने का रिजल्ट निकालना चाहते हो तो एक तरफ आप अपनी जो भी इनकम है ना, मान लीजिए ट्रेडिंग P&L है, तो जो भी इनकम है उसे क्रेडिट कर दो, सेल वगैरह कमीशन मिला जो भी है, और जो भी आपके खर्चे हैं इन 12 महीने के वो सब लिख दो। इवन इन 12 महीनों में जो असेट डेप्रीशिएट हुई है ना, वो भी लिख दो, है ना। कभी ये पूछेगा ना कि असेट्स पे डेप्रीसिएशन क्यों लगाया जाता है, तो बेसिकली वो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से लगाया जाता है। एक 10 लाख का असेट्स है, 10 साल उसका जीवन है, तो यानी इस साल वो कितना खपा, कितना खर्च हुआ, 1 लाख का, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट। कभी भी आपने देखा P&L में 2 मशीन, हो सकता है मशीन अपन ने इस साल खरीदी और 10 लाख की खरीदी, लेकिन अपन 2 मशीन नहीं दिखाते, अपन उसकी जगह दिखाते हैं 2 डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, जितना मशीन से संबंधित इस साल का खर्चा है वो दिखाते हैं। तो लाभ हानि खाते में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट काम करता है, ट्रेडिंग में जो कॉन्सेप्ट काम करता है, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट।
ओके, इसका आंसर डी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें अगेन वही अब मेरे से गलती हो गई जो मैं पहले पहले क्वेश्चन में बता रहा था, शुरुआती क्वेश्चन में। इसमें रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट भी काम आता है कि सर कैसे, एक्चुअली मैचिंग रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ही तो आपको बताता है कि आपको रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है। जरा ठहर के सोचो, मैं थोड़ा जल्दी हो गया। सेल हमें कब लिखनी चाहिए? ऑर्डर मिलते ही, प्रोडक्शन होते ही, गुड्स डिलीवर होते ही। आंसर गुड्स डिलीवर होते ही। डिविडेंड हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए। इंटरेस्ट हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब अग्रीमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट की तारीख पड़ जाए। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि आपको किस इनकम को कब दर्ज करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर है पी एंड एल बनाते समय। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी लगेगा, ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो इसका आंसर डी आएगा। ठीक है जी, चलो अब थोड़ा स्पीड स्लो कर लेते हैं, मैं तेज पढ़ाने लग गया। ओहो, आ गए मेरे फेवरेट क्वेश्चन। क्योंकि फेवरेट इसलिए क्योंकि एक में चार कवर होते हैं। एक तरफ कॉन्सेप्ट है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है ना, मैं पढ़ने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा फ़ॉन्ट भी ऊपर नीचे हो रखा है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको सारी मटेरियल, मटेरियल मतलब सारी काम की बातें यूज़र को बतानी है, छुपानी नहीं है। ये कौन कहता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है। या नहीं, ये लैंग्वेज थोड़ी ऐसी हो गई, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट जैसी। मटेरियल कॉन्सेप्ट थोड़ा ये है कि आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो सब बतानी चाहिए। बहुत फालतू की या बहुत पिटी इश्यूज बताने की ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट बातें बतानी चाहिए। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अब इसमें अपन ने पढ़ा, तो यानी ये आएगा कि किसी मद या घटना के महत्व को ध्यान में रखना। आपको समझना ही पड़ेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक ऐसे मैं मज़ेदार बात बताऊँ। लॉक है ना, लॉक, लॉक को आप एक्सपेंस की तरह दिखाओगे या एसेट की तरह दिखाओगे? किस, और लॉक कितने का है? मान लो 400 रुपये का है। तो अगर आप यूँ सोच रहे हो कि यार लॉक, लॉक की तो लाइफ लंबी होती है, तो फिर तो हमें इसे एसेट्स की तरह मानना चाहिए। तो आप सोच तो सही रहे हो, लेकिन लॉक जैसी एक 400 रुपये की मामूली आइटम को बैलेंस शीट की असेट में दिखाने अच्छा नहीं लगता। तो फिर आप इसे क्या करते हो? खर्चे के तौर पे डाल देते हो, वो बात जानते हुए भी। इसी तरह का एक एग्जांपल कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर भी कई साल तक चलता है, तो भी हम उसे स्टेशनरी में डाल के एक्सपेंस में डाल देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि हम मद के महत्व को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, चालू व्यवसाय अवधारणा, व्यापार लंबा चलेगा, लंबा घोड़ा है, हम लंबी रेस के घोड़े हैं। हम ये मानते ही नहीं है कि हमारी फर्म कोई दिवालिया होने वाली है, हम ऐसा मानते ही नहीं है। तो बी आपका सेकंड के साथ जमेगा। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये डिस्कस नहीं हुआ आज की वीडियो में। आपने सपोज करो एक मशीन खरीदी और वो 10 लाख रुपए की खरीदी। ठीक है, और 2 दिन के बाद मशीन का भाव मान लो बढ़ गया, 12 लाख रुपए हो गया। तो अब आप बुक्स में मान लो अभी वो मशीन चली रही है, आ ही रही है आपके पास, आई भी नहीं है, तो आप उसे 10 पे लिखोगे, 12 पे लिखोगे? आप कहोगे सर वो आ, अभी तो 12 की हो गई है, पर सर हमने खरीदी तो 10 में है। तो आप एक बात पे रहो, वो है उसकी कॉस्ट। आप कॉस्ट पे रहो, आप मशीन के मूल्य और इन छोटी मोटी चीज़ों से प्रभावित मत लो, बाजार के फ्लक्चुएशन से प्रभावित मत हो। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये आप जब असेट्स का लेखा करते हो ना बुक्स में, तब आपको बहुत काम आएगा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यानी सी आपका संपत्तियों के लेखांकन हेतु प्रयोग हो रहा है, सी थर्ड के साथ जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, और वैसे तो मैं ज़्यादा दिमाग लगाता ही नहीं हूँ। ए बी सी हो गया तो इसमें डी आ जाएगा, और 3 4 2 हो गया तो इसमें 1 बच गया। फिर भी पढ़ लेते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी वही है कि मैं बार बार अपने नियमों में परिवर्तन नहीं करूँगा। एक फर्म लगातार अलग अलग वर्षों में एक ही जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी का यूज़ करेगी। अब ये जो है जोग कहाँ बैठता है? A4 होना चाहिए। A4 है यहाँ पे, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये इसमें भी A4 है। तो फिर इसके साथ साथ B2 होना चाहिए। B2 यहाँ पे है, B2 यहाँ पे भी है, तो अभी रेस में बने हुए हैं दोनों। C के साथ 3 है, C1 यहाँ पे गलत हो जाता है, और C के साथ 3 है और D के साथ 1 है। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर A आ जाता है। A इसका आंसर होगा। होपफुली मैं समझा पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य की हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान रखें, लेकिन भविष्य के लाभों का पूर्वानुमान न करें। यह कथन किस अवधारणा पर आधारित है? मतलब कौन से महाराज ये कह के गए हैं कि अगर फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, अभी जैसे चल रहा है
2025, अगर आने वाले साल में मुझे कोई लॉस होने वाला है तो उसको तो रिकॉर्ड करना है, और अगर यहाँ कोई मुझे प्रॉफिट होने वाला है तो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना, चौकड़ी बिठा देनी है, उसका मैं कुछ नहीं करना। ऐसा कौन कह के गया है? ऐसा कहती है, हिंदी में वर्ड है अनुदारवादिता, दूरदर्शिता, रूढ़िवादिता, विवेक की अवधारणा। इंग्लिश में वर्ड है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। वो ये कहता है जो बात अभी कहा, यानी अगर आपको लगता है कि अगले साल में आपके कुछ डेटर आपको धोखा देंगे और करीबन आपका 4 लाख रुपया डूब जाएगा, तो हमें अभी से ही P&L में उसका प्रोविज़न बना लेना चाहिए, P&L में एज अ लॉस उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ठीक है, इससे आप थोड़ा मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार रहोगे। ये ठीक वैसी ही बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम में टफ पेपर आएगा ऐसा मान के तैयारी करनी चाहिए, आसान आएगा ये मान के तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको बंदोबस्त करके चलना चाहिए। ऐसा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या रूढ़िवादिता परंपरा कहती है। ठीक है, इसीलिए अपन पीबीडी वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वापस से मिलान वाला है, अपन ने लिस्ट कर ली थी, आपने देखो, अब आप सोचो खुद आप कितना वीडियो ध्यान से सुन रहे हो। ऐसा होता है झोंके खा खा के सुन रहे हो या साथ में यूं ही टाइम पास भी चल रहा है। ठीक है, चलो AS6 ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था, अब दुनिया में नहीं रहा, हालांकि फिर भी कनेक्ट तो कर ही सकते हैं। A3 के साथ संबंधित होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का साथ संबंधित है, तो ये आपका B जाएगा 4 के साथ। और AS10 फिक्स एसेट से संबंधित था, नाम चेंज हो गया तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आज भी नाम है ही। ये जो 10, ये आपका C जो है वो 2 के साथ कनेक्ट हो गया। अगेन ABC आ गया है तो D बचा है, 3 4 2 बिजी हो गए तो D1 के साथ आएगा। यानी मुझे AS21 मान लो नहीं पढ़ा था मैंने कि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है, जिसमें हम सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के खातों को मिला देते हैं, कंसोलिडेशन कर देते हैं, तो भी मुझे 3 मिल गया तो चौथा मिल ही जाएगा। A के साथ 3 है, ये गया, ये है। B के साथ 4 है, ये गया, ये है। C के साथ 2 है, D के साथ 1 है, मेरा आंसर C आ चुका है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। भारतीय लेखा मानकों का निरूपण व निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? थोड़ा सा ध्यान से। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड एंड इश्यूड बाय, तो आपको ICAI याद करना है। ICAI के आप 2 काम याद रख लो, बनाता यही है और इनको निर्गमित भी ये करता है। अब कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर MCA भी तो होता है, ये इनको अधिसूचित करता है, नोटिफाई करता है। तो अगर नोटिफाई वर्ड आए या एक लागू वर्ड आए, है ना, ये अलग अलग वर्ड है ना, बनाना, इश्यू करना, ये दोनों तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1949, और MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आए तो अधिसूचित या लागू वर्ड हो तो ये इसका ध्यान रखना। अभी के लिए B आंसर है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। कौन सी लेखांकन अवधारणा है जिसके चलते व्यापार खाते में अंतिम रहतिया क्रेडिट करने की आवश्यकता होती है? एक मैं बहुत आपसे सिंपल क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कभी आप बना बचपन में जब छोटे थे ना, तो आप ना ये पढ़ते थे कि सर बचपन में सब छोटे ही होते हैं, लाभ बराबर वीमू माइनस क्रमू, ओके, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। ये कभी अपने को पढ़ाया गया था, अपनी शायद छोटी सोच थी इसलिए पढ़ा दिया गया, पर कैसे गलत होता है वो मैं बताता हूँ। आपने सपोज करो 100 यूनिट 80 रुपये के भाव से ख़रीदे, किसी चीज़ के 100 यूनिट आपने 80 रुपये के हिसाब से ख़रीदे, और सपोज करो आपने इसमें से 90 यूनिट, है ना, 90 यूनिट आपने एक सेकेंड, 90 नहीं करते 70 करते हैं, 70 यूनिट आपने 90 रुपये के हिसाब से बेच दिए, 7 नम 6300। तो बताओ आपको फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ? अगर मैं बचपन को सोचूं तो बचपन में मेरा विक्रय मूल्य तो है 6300 और मेरा जो क्रय मूल्य है वो है 8000, तो 6300 में से 8 आ गया तो माइनस का 1700 है, हिसाब से तो लॉस हो गया। आप खुद सोचो कि आपको लॉस हो रहा है,
आपने 80 रुपये के भाव पे खरीद रहे हो, 90 के भाव पे बेच रहे हो, स्पष्ट है कि प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर क्लियर कट है तो वो दिख क्यों नहीं रहा? कि सर दिखेगा कैसे? आप यहाँ पे जो खर्चे में डाल रहे हो, आप खर्चे में डाल रहे हो वो तो डाल रहे हो आप 100 यूनिट का खर्चा, और इनकम साइड में जो आपने खर्चा ले रखा है वो ले रखा है 70 यूनिट का खर्चा। तो ये मिसमैच हो गया ना। आप खर्चा डाल रहे हो 100 यूनिट का, इनकम दिखा रहे हो 70 यूनिट की, तो ये तो मिसमैच हो गया, तो रिजल्ट गलत आना ही है, डिस्टॉर्ट होना ही है चीज़ को। इसीलिए इसीलिए हम ये करते हैं कि जो बचे हुए 30 यूनिट्स हैं हम उनको भी दिखाते हैं, जो बचे हुए 30 यूनिट्स हैं हम उनको भी दिखाते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे 3 अट्ठे 2400, और फिर जब हम इधर जोड़ लगाते हैं तो 8700 आता है, और जब हम गैप करते हैं तो 700 रुपये का प्रॉफिट आता है। तो हमारा 700 रुपये का प्रॉफिट स्पष्ट दिखाई देता भी है, क्योंकि हमने हर यूनिट पे 80 का माल 90 में बेचा तो हमने 10 रुपये कमाया, और 70 यूनिट पे हमने 700 रुपये कमाया। ये हमें तब दिखाई देता है जब हम मैचिंग करते हैं, जब हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। यही था क्वेश्चन कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आपको व्यापार खाते माना ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करना चाहिए। ये कहता है मिलान अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, खर्चों को सुमेलित करना। ठीक है, चलो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार, मनी मेजर कॉन्सेप्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा? अगर आपके पास जो लोग काम करते हैं उनका मोरल काफ़ी हाई है, वो जोश में है, तो क्या आप इसे बुक्स में दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। आपके व्यवसाय में क्वालिटी कंट्रोल होता है, बहुत ढंग से क्वालिटी वाला माल डिलीवर होता है, दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। प्रबंधक आपका जो मैनेजर है उसमें बहुत ही एक्सेप्शनल मैनेजिंग कैपेसिटी है, बहुत अच्छा मैनेजर है वो, दिखा सकते हो? बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग पीरियड में नहीं दिखा सकते। मशीन की लागत को हाँ हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसे हम मुद्रा में माप सकते हैं। तो केवल वही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट कहता है मुद्रा मापन अवधारणा, कि जिसे हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं उसे ही हम बुक्स में शो कर सकते हैं, बाकी सबको नहीं दिखा सकते। ये अकाउंटिंग का लिमिटेशन भी है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि ये जो विशेषता है वो आपके खातों को वस्तुपरक बनाती है, ये आपके खातों को ऑब्जेक्टिविटी बनाती है। क्योंकि आपका मोरल कितना हाई है ये एक आदमी अलग तरीके से जज करेगा, दूसरा आदमी अलग तरीके से जज करेगा। आपकी क्वालिटी कितनी हाई स्टैंडर्ड है, बी, ए प्लस, ए ग्रेड, बी प्लस, ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है। लेकिन मशीन की लागत 10 लाख है तो 10 लाख ही है। तो इससे खातों में वस्तुपरकता आती है। बाकी सब चीज़ें अगर आप लेने बैठोगे तो फिर कुछ दिक्कत, दूसरी तरह की दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मौलिक लेखांकन समीकरण, ये जो हम कहते हैं कि ए बराबर समता, समता के लिए एक वर्ड है इक्विटी, इक्विटी प्लस लायबिलिटी। कि सर अभी तो आप ये बोल रहे थे कि ए बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो याद रखिएगा कैपिटल और इक्विटी एक ही बात है ना। कैपिटल भी बोलते हैं, इक्विटी भी बात है। और ये कॉन्सेप्ट यानी ये इक्वेशन कहाँ से आया? ये आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से आया। एक होता है द्विपहलू अवधारणा कि व्यापार में जो भी व्यवहार होता है उसका कम से कम दो पक्षों पर प्रभाव होता है। जैसे राम को माल बेचा, मैं पूछूं क्या हुआ तो आप बोलोगे माल गया, मैं पूछूंगा और क्या हुआ तो तुम बोले सर और क्या हुआ। तो जब तक उसका दूसरा पक्ष नहीं बोलोगे बात कंप्लीट नहीं होगी। तो व्यापार में द्विपहलू अवधारणा होती है, उसी की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, उसी की वजह से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो पाती है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। अगर एक रुपए को देने वाला है तो दूसरी तरफ रुपए को पाने वाला भी होगा, पैसा कोई हवा में थोड़ा ना उड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, अगेन माय फेवरेट। कंसिस्टेंसी क्या कहती है? नीतियों में बदलाव नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? ताकि तुलनीयता यानी कंपैरेबिलिटी बनी रहे। तो हमें कंसिस्टेंसी में क्या करना है? एक इकाई की विभिन्न अवधियों में और एक अवधि के विभिन्न संस्थाओं के लेखांकन विवरणों में लेखांकन सिद्धांतों और प्रक्रिया पर ही आधारित होना चाहिए। मतलब बार बार अपने को नियम नहीं बदलने, सिंपल बात है। कंसिस्टेंसी में आपका एक जो है वो आपका सी के साथ जाके कनेक्ट हुआ है, इतना थक गया है कि ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें। रूढ़िवादिता क्या कहती है? फ्यूचर में होने वाली हानियों को लिखो, लाभों को छोड़ दो। नुकसान का अनुमान लगाओ और उसको एडवांस में लिखो, लेकिन लाभ जब तक नहीं हो जाते तब तक उसका अकाउंटिंग नहीं करो। आपका 2 जो है वो ए के साथ कनेक्ट हो गया, बाकी बचा 3 और मेरे पास बचा है बी।
फिर भी ईमानदारी से करते हैं। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यूज़र से हम कुछ नहीं छुपाएंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें उसे दिखा देंगे, है ना। सभी प्रासंगिक जितनी भी रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हम उसे बताएंगे और उसे शो करेंगे, नहीं छुपाएंगे। तो ये इस तरह का आंसर रहेगा। देख लो आप, तो आंसर साइड है, देख लो, पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। ठीक है, तो होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उन दोनों का ही कोई पैसा नहीं लगता। आपको खूब फ़ायदा होगा अगर आप कॉमर्स की दुनिया में हैं तो।